नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं जस्टिस नुथलपति वेंकट रमन के बारे में, जिनको कि आज ही 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। ओके, तो आज ही जो है इन्होंने यहाँ पर शपथ ग्रहण, यहाँ पर समारोह हुआ 11 बजे। तो यहाँ पर शपथ उठाई है एज ए 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो अभी पूरा डिटेल में इस लेक्चर में ना डिस्कस करेंगे कि क्या होता है चीफ जस्टिस का जो पोस्ट होता है, क्या काम होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या और फंक्शन जो है ये कर सकते हैं अपने दायरे के बाहर। ओके, तो क्या इनका सैलरी स्ट्रक्चर है, कौन इनको अपॉइंट करता है, किस तरीके से इनका रिमूवल हो सकता है, कब ये रिटायर होते हैं, तो इन सब मुद्दों के ऊपर अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो अगर हम बात करें जस्टिस नुतलपति वेंकट रमन की, तो वो भारत में अभी 48 जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको लगाया गया, लेकिन उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में ही जज के रूप पर जो है सेवा वो निभा रहे थे। उसके पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, और उससे पहले वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। ओके, तो इस तरीके से रूटीन बाय रूटीन जो ना आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है तो वो मतलब शुरू से ही उसका जो कैरियर है ना वो सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे वकील भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनको कि आगे प्रमोट किया जाता है एज ए जज। ओके, कम से कम अगर उन्होंने यहाँ पर 10 साल सेवा की है एज ए लॉयर। ओके, तो इनका जो एज है वो अभी 63 ईयर्स बनती है। ओके, 27 अगस्त 1957 के हिसाब से। तो अभी ये कब तक रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पर, तो यहाँ से सीधे आपको पता चल जाएगा। तो जो मैक्सिमम एज लिमिट है ना, तो यहाँ पर सीजीआई बने रहने के लिए वो है 65 ईयर्स। जब इनकी उम्र 65 ईयर्स हो जाएगी तो ये उस समय रिटायर हो जाएंगे। जैसे आज नए सीजीआई नियुक्त हुए ना, तो उससे पहले जो थे जस्टिस ऐसे बोबड़े, तो अभी उनकी उम्र जो है ना 65 ईयर्स हो गई है आज की डेट को। ओके, तो अभी जो ये वाले हैं तो ये भी 2 साल तक अभी जो है ना रहेंगे एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनका जन्म हुआ है तेलुगु स्पीकिंग एग्रेरियन फैमिली में। तो यहाँ पर ये किसानी जो है कितना वहां से बिलोंग करते हैं, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनका जो गांव है वो है पूनावरम गांव, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। और जब ये पढ़ाई करते थे अपने समय में तो स्टूडेंट लीडर रहे उस समय। तो यहाँ पर जो सिविल लिबर्टीज हैं, ओके, तो यहाँ पर जो नागरिक, आम नागरिक के जो हक है उसके लिए लड़े हैं। जिस समय देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उस समय, और उसके चलते इनको अपना एक एकेडमिक ईयर जो था ना उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ा। ओके, तो 1 साल इनको मतलब अपना लॉस करना पड़ा जब इनका पढ़ाई का जो एकेडमिक ईयर था, उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कि ये जो पोस्ट है, ओके, तो इसका यहाँ पर क्या दायित्व है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है ऑफिशियली इसको चीफ जस्टिस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये भी कहा जाता है। और इसके अलावा हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर जो है ना इंडियन फेडरल जुडिशरी में, तो ये भी जो है ना कहकर संबोधन किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, तो इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है तो पावर देता है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो जो है ना नॉमिनेट करे कि कौन से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है ना एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाए। तो यहाँ पर एडवाइस भी ली जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा किनकी, जो हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में दो सदन रहते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। लोकसभा में 552 सीट्स हैं और राज्यसभा में 245 सीट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर पार्लियामेंट से एडवाइस ली जाती है किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर। ओके, फिर जो है आगे जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, तो ज्यादातर जब किसी भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है ना प्रेसिडेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ज्यादातर वो सीनियर मोस्ट जज होते हैं। ओके, तो ज्यादातर सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं, ओके, तो उनको ही अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ज्यादातर लोगों को पता ही होता है कि आने वाले समय में जब 2 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसके बाद कौन होगा अगला, ज्यादातर पता होता है। ओके, तो यहाँ पर ये रहते हैं जब तक इनकी उम्र जो है ना 65 ईयर्स तक होती है, या फिर दूसरा इनको इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव ना जब तक कर दिया जाए। ओके, तो ये इम्पीचमेंट में क्या होता है इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें जो चीफ जस्टिस होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जितने भी यहाँ पर केसेस आते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, उनको कैसे एलोकेट करना है। तो देखो अभी सुप्रीम कोर्ट में टोटल कुल मिलाकर ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर 34 जजेस हैं। ओके, 33 यहाँ पर जजेस हैं और +1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल 34 हो गया। और इनमें से ना सिर्फ एक फीमेल जज बची है। ओके, तो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं खुद से देखते हैं कि कौन सा केस भी कौन से बेंच को देना है। तो यह खुद से यहाँ पर ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं कानून के दायरे में, उनको सबसे बढ़िया कौन डील करेगा।
ओके, तो यहाँ पर आर्टिकल 145 के यहाँ पर तहत बात करें, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल है 145, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ 1966, तो इसके तहत बात की जा रही है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो अपना यहाँ पर ना जो काम होता है उसको एलोकेट करते हैं दूसरे जजेस को। ओके, तो यहाँ पर जो दूसरे जजेस हैं तो वो बाउंड रहते हैं कि उस प्रति जो उनको काम सौंपा गया ना, उसकी यहाँ पर वापस बाद में उनको बताना है कि यहाँ पर क्या रिजल्ट निकल कर आया, क्या यहाँ पर केस के रिगार्डिंग उन्होंने काम किया है। ओके, तो फिर उसके हिसाब से जो जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना, देखते हैं कि क्या ये सही था, या फिर इसको और बड़े बेंचेस जो है ना, जज यहाँ पर जो बेंचेस होते हैं तो उसके हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे देखो, सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें ना, तो यहाँ पर कुछ बेंचेस होती हैं जजेस की, मतलब हम कई बार बोलते हैं 3 जजेस बेंच, 5 जजेस बेंच, 7 जजेस बेंच। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर केसेस ना अलग अलग बेंचेस को, जितना यहाँ पर इंपॉर्टेंट केस होता है ना उसके हिसाब से यहाँ पर दिया जाता है। ओके, तो अभी मैं उन्हीं बेंचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जब भी यहाँ पर 2 या 3 जजेस का बेंच हो, मतलब 2 या 3 जजेस इकट्ठे मिलकर बैठ के फैसला सुनाएंगे किसी केस के ऊपर, यहाँ पर सुनवाई करेंगे, तब उसको हम बोलते हैं डिवीजन बेंच। और जब यहाँ पर 3 या 5 जजेस का बेंच हो, ओके, तो तब यहाँ पर हम इसको बोलते हैं फुल बेंच। और जब यहाँ पर 5 या 7 जजेस का बेंच हो, तो उस समय इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट में हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को ही ज्यादातर केस जो है वो रेफर किए जाते हैं, जहाँ तो यहाँ पर 5 जजेस होंगे, जहाँ फिर 7 जजेस का बेंच होगा। ओके, इसके अलावा बात करें कि ज्यादातर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन इतिहास में अगर नजर घुमाकर देखें ना, तो इस प्रथा को, इस कन्वेंशन को तोड़ा भी गया है। देखो, 2 बार तोड़ा गया है। तो पहले तो तोड़ा गया 1973 में, जब यहाँ पर जस्टिस A N Ray थे, जिनको कि यहाँ पर अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इन्होंने यहाँ पर सुपरसीड किया था 3 सीनियर मोस्ट जजेस को। ओके, मतलब कि ये चौथे नंबर पर थे, और इनको चौथे पायदान से उठाकर ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। ओके, तो ये 1973 की बात है। ओके, तो ये मसला तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है ना, तो उन्होंने पार्लियामेंट की एडवाइस से यहाँ पर अपॉइंट करना है, जैसे पार्लियामेंट एडवाइस करेगी। ओके, जिसको भी एडवाइस करेगी तो उसको बना दिया जाएगा। लेकिन नॉर्मल रूटीन में सीनियर मोस्ट जज होता है। ओके, इसके अलावा दूसरी बार ये प्रथा कब टूटी? 1977 में, जब जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला, ओके, तो हमीदुल्ला बेग, तो इनको यहाँ पर चीफ जस्टिस जो है ना अपॉइंट किया गया, तो इन्होंने सुपरसीड किया था अपने ही सीनियर मोस्ट जज को, जिनका नाम था जस्टिस हंसराज खन्ना। ओके, तो मतलब ये दूसरे पायदान पर थे, और यहाँ पर उनको उठाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया 1977 में। और अभी बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिमूवल के बारे में, इम्पीचमेंट के बारे में। तो अभी आर्टिकल 124 क्लॉज 4, जो हमारे भारतीय संविधान का ये वाला आर्टिकल है, ये बताता है कि किस तरीके से जो है ना रिमूवल हो सकता है, ओके, ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो अभी ये एप्लीकेबल होता है चीफ जस्टिस के ऊपर भी, और जो यहाँ पर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर भी। तो एक बार जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है, तो मैंने जैसे बताया कि 65 साल की उम्र तक वो रहते हैं। ओके, लेकिन अभी अगर उनको उनकी एज लिमिट से पहले रिमूव करना ना, इम्पीच करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ना प्रोसेस है, तो जो कि यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है, पार्लियामेंट के थ्रू ये होता है, सीधे नहीं कर सकते आप। ओके, तो यहाँ पर अगर किसी जज को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करना है ना, तो यहाँ पर एक प्रेसिडेंट ऑर्डर होता है। ओके, तो ये ऑर्डर तभी यहाँ पर जो है साइन होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जब ये पहले हमारे पार्लियामेंट में से पास हो गया हो। तो यहाँ पर इनको दोनों सदनों में से पास करवाना जरूरी है, लोकसभा में से भी और राज्यसभा में से भी। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखनी, जब ये लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो ना, तो कम से कम यहाँ पर 2/3 मेंबर्स के द्वारा इसको पास करना होगा, तभी यहाँ पर ना इसको सही माना जाएगा, दोनों सदनों के द्वारा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो यहाँ पर जितनी भी टोटल मेंबरशिप उस समय मौजूद होगी लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उनको यहाँ पर 2/3 मत के हिसाब से यहाँ पर वोट करके उस यहाँ पर रेजोल्यूशन को, इम्पीचमेंट प्रोसेस को पास करना होगा दोनों सदनों में से। फिर जाकर प्रेसिडेंट जो है ना, जो अपना जो ऑर्डर है उसको साइन करेंगे, फिर जाकर रिमूवल होगा। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर रिमूवल का भी कारण कुछ होगा, ऐसे नहीं कि उसको उठाकर ऐसे रिमूव कर देना, कुछ यहाँ पर ग्राउंड होगा कि मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर किया है, यहाँ पर वो अभी काबिल नहीं रहे हैं एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना रोल अदा करने के लिए। मतलब हो सकता है कि मेंटल 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 प्रॉब्लम कोई आ गई है उनको। ओके, या फिर कुछ ऐसा मतलब बहुत बड़ा मिसबिहेवियर कर दिया जो कि सही नहीं था, मतलब एक संवैधानिक पोस्ट पे रहते ही वो मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर कुछ रीजंस होंगे, तभी रिमूवल का प्रोसेस चलेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि मतलब जिसका मन किया तो उठा के जो है अपना रेजोल्यूशन लेकर आ गया पार्लियामेंट में, तो उसको पास कर दिया जाएगा। ओके, तो अभी देखो, यहाँ पर भी जो हम बात करें टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, तो इसमें भी ऐसा नहीं है, जैसे मैंने अभी शुरुआत में बात की कि लोकसभा में 552 सीट्स हैं और राज्यसभा में 245 सीट्स हैं, तो ये सभी प्रेजेंट होंगे, जितने भी उस समय प्रेजेंट होंगे जिस समय ये रेजोल्यूशन लाया गया ना, तो उसका 2/3 की बात कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट में भी बिल्कुल वैसे काम चलता है जैसे आप कॉलेजेस में चलाते हो, स्कूल्स में जाते हो ना,
तो स्कूल्स में भी अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ तो स्टूडेंट्स रोज नहीं जाते हैं स्कूल्स। ओके, तो उनको अपना मैनेज करके चलते हैं कि किस दिन मैं जाऊंगा तो मेरे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी, और किस दिन मैं अगर नहीं भी जाऊंगा तो चलेगा। तो पार्लियामेंट भी जो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है ना अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, जब खासतौर पर जब सेशन लगा होता है। ओके, 3 सेशन लगते हैं एक साल में, एक फिजिकल ईयर में। ओके, तो उसमें भी ऐसा नहीं कि वो डेली जा रहे हैं, डेली जाके उनकी अटेंडेंस लग रही है। हालांकि उनको जाना डेली चाहिए, लेकिन वो डेली नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से कई बार जो है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो है ना 552 मेंबर्स डेली वहां पर प्रेजेंट हो, या 245 मेंबर्स राज्यसभा में डेली वहां पर प्रेजेंट हो। जितने यहाँ पर उतने उस समय प्रेजेंट हो, तो उसी का 2/3 जो है ना उसको माना जाता है। और इसके अलावा बात करते हैं कि और क्या यहाँ पर रोल अदा कर सकते हैं चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी वो एक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक एक्ट बनाया गया है, द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969 में। तो यहाँ पर जो कि प्रोवाइड करता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, तो वो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर जो है काम कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं? जब प्रेसिडेंट का ऑफिस और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस दोनों खाली हो। ओके, ऐसा नहीं कि एक भरा है तो एक खाली है, तब भी कर सकते हैं जब दोनों खाली हो। ध्यान रखें, जब ना तो प्रेसिडेंट है हाउस में, मतलब जब ना तो प्रेसिडेंट है ना ही वाइस प्रेसिडेंट है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब प्रेसिडेंट को अगर कुछ हो भी जाए ना, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वो प्रेसिडेंट का चार्ज संभाल लेते हैं। लेकिन अगर दोनों ही नहीं है, तो उस केस में जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो मतलब पूरी सेवा संभालते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, मतलब एज ए एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, वो बन जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर भी हमें समझा रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, जब उनकी मृत्यु होगी तो ऑफिस में ही उनकी मृत्यु हुई। कहने का ऑफिस का मतलब है कि जब उनका कार्यकाल चल रहा था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसी समय उनकी मृत्यु हुई। तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी। ओके, तो उन्होंने कुछ समय तक यहाँ पर जो ना एक्ट किया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन बाद में उन्होंने भी अपने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पर पद से रिजाइन कर दिया। ओके, जब यहाँ पर रिजाइन ही कर दिया यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से, तो मतलब दोनों यहाँ पर पोस्ट खाली होगी। ओके, वाइस प्रेसिडेंट की भी खाली होगी और प्रेसिडेंट की भी खाली होगी। तो अब ये सिचुएशन वही बन गई, जिसके चलते जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, वो अभी जो है ना एक्ट कर सकते हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो तब जब ये सिचुएशन बनी थी, तो उस समय जो चीफ जस्टिस थे वो थे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ओके, तो वो भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने तो उस समय। ओके, तो यहाँ पर जो रीति है, कन्वेंशन है, तो वो ये यही कहती है। तो एक और तो जो चीफ जस्टिस थे वो प्रेसिडेंट बन गए। अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन रहेगा? ओके, तो वहां पर चीफ जस्टिस कौन बनेगा? जो चीफ जस्टिस जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज होगा। ओके, तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा तो फिर वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनेगा। ओके, तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस थे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। और दूसरी ओर जो सुप्रीम कोर्ट था, तो वहां पर भी कोई चीफ जस्टिस चाहिए ना, तो यहाँ पर जो जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा तो वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बन जाएगा वहां पर। ओके, तो जब यहाँ पर आगे बात करें कि जब नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आ गए, ओके, एक महीने बाद, तो उस समय जो जस्टिस हिदायतुल्लाह थे उन्होंने वापस जो था ना अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाल लिया। और अभी बात करते हैं रेमुनरेशन की, मतलब कि क्या उनको सैलरी वगैरह मिलती है, तो अभी उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो भारत का संविधान है ना, तो ये पूरी पावर दे रहा है कि मतलब कितना यहाँ पर सैलरी डिसाइड करनी है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी। तो ये पूरी की पूरी पावर जाती है हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। ओके, तो वही यहाँ पर देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या सैलरी होगा, या फिर क्या उनकी जो है सर्विस कंडीशंस होगी, मतलब क्या क्या उनको काम करने होंगे। ओके, किस तरीके से मतलब उनको आगे बढ़ना है इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके अलावा और भी यहाँ पर प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर लिखी गई है किसमें, द सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1958। ओके, तो इसके तहत भी यहाँ पर ना बकायदा एक्ट बनाया गया। ओके, मतलब कितनी सैलरी जो है ना यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हो सकती है उसके तहत। तो इसको बाद में रिवाइज किया गया 2006-2008 में, जब जब यहाँ पर सिक्स सेंट्रल पे कमीशन जो था ना, इसकी रिकमेंडेशन आई थी। ओके, तो ये पे कमीशन होता है। तो लास्ट जो लगा है वो सेवंथ पे कमीशन लगा है, उसके बाद भारत सरकार ने बंद कर दिया है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें ना जो गवर्नमेंटल एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनकी मतलब पे कमीशन के तहत ना सैलरीज बढ़ा दी जाती हैं। तो काफी इजाफा यहाँ पर सैलरीज में देखने को मिलता है। फिर आगे कंटिन्यू उनको पर मंथ के हिसाब से बढ़ी हुई सैलरी ही मिलती है हर बार। तो ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि ज्यादातर यहाँ पर ना एम्प्लॉयज के हाथ में पैसा ज्यादा से ज्यादा जाए और उस पैसे को वो खर्चा करें। क्योंकि जितना पैसा यहाँ पर किसी एम्प्लॉय को ज्यादा दे दोगे तो वो खर्चा तो डेफिनेटली करेगा ही ना। तो जब इकोनॉमी में खर्चा बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगी। तो इकोनॉमी का सप्लाई चेन यहाँ पर जो डिमांड सप्लाई की चले ना, वो अच्छे से यहाँ पर चलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से मतलब कि इकोनॉमी, अगर किसी ने कोई चीज बनाई है ना, वो बिक भी जाए तो बिकेगी तभी ना कोई खरीदेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर एम्प्लॉयज की सैलरीज को राइज कर दिया जाता है। तो सेवंथ पे कमीशन लास्ट लगा था, उसके बाद बंद कर दिया है। और जो
पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ना, उनका नाम था एच जे कनिया। वो 1950 से लेके 51 तक रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो आज की डेट में जो सैलरी चल रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वो 2,80,000 है पर मंथ के हिसाब से। ओके, तो यूएस डॉलर में ये 3900 यूएस डॉलर बनती है। तो कैसा लगा आपको ये पूरा लेक्चर? अपना फीडबैक मुझे जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, और शेयर करें जितना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।